करंट अफेयर बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है। अप्रैल माह की क्रोनोलॉजी आ चुकी है, तो इस पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IQ एयर 2021 IQ एयर 2021 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देश जो हैं वो है पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर चांद, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर तजाकिस्तान और 5वें पर इंडिया। अपने को इंडिया का ध्यान रखना है, इंडिया 5वें पर है। एक पहले का ध्यान रखना है, पहले पे बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश तो है बांग्लादेश और भारत का इसमें स्थान है 5वां। फिर अगर प्रदूषित राजधानी की बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी है हमारी नई दिल्ली। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और वहीं अगर हम सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो शहर में है पहला स्थान भिवाड़ी का, दूसरा गाज़ियाबाद का, तीसरा चाइना का होतान शहर है। चाइना का होतान शहर है। अब देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे प्रदूषित जो टॉप 10 शहर है उसमें राजस्थान के कितने शहर है? 6 शहर है। 2 तो ये भिवाड़ी गाज़ियाबाद हो गए, चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें पर जौनपुर, 7वें पर नोएडा और 10 पर बागपत। तो इस प्रकार सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 10 में राजस्थान के इंडिया के 6 शहर है। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 की रिपोर्ट की, जो जारी करता है नाइट फ्रैंक नाम की संस्था। इसमें हाउस प्राइस, गृह मूल्य, घरों के जो रेट बढ़ रहे हैं उनमें सबसे अधिक रेट, जो सबसे ज़्यादा घर के रेट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं तुर्की में। ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण शीर्ष 10 शहर, वो तो IQ था और ये जो है वो ध्वनि प्रदूषण का है, जो डेसिबल में नापते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है ढाका बांग्लादेश का, जो 119 डेसिबल है। राजस्थान का शहर मुरादाबाद इसमें सेकंड नंबर पर है। ये हमें ध्यान रखना है कि मुरादाबाद जो शहर है वो सेकंड पोजीशन पर है। 114 डेसिबल यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण पाया जाता है। और सबसे दुनिया का सबसे शांत जो शहर है वो है इरबिड, जो जॉर्डन में है। ठीक है, इरबिड जो कहाँ पर है? जॉर्डन में है, जहाँ 60 डेसिबल के मायने शोर होता है। फिर अगर हम बात करें चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा 25 मार्च 2022 को हुई। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा 25 मार्च 2022 को हुई, जिसका नाम है चीनी विदेश मंत्री का वांग यी। ये आपको याद रखना है। फिर है हथियारों के आयात निर्यात पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक कौन है, आयातक कौन है। तो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक जो देश है वो है USA, जिसकी 39% भागीदारी है। टॉप 5 की अगर बात करें तो USA, रसिया, फ्रांस, चाइना है। और वहीं आयातक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हथियारों का खरीदार बड़ा देश है भारत 11%। फिर है सऊदी अरब 11%। फिर है मिस्र, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है चीन। चीन आयातक भी है और निर्यातक भी है, दोनों हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे टॉप आयातक है। और हालांकि ये बात है कि भारत ने पिछले वर्षों के मुकाबले अब की बार 21% कम हथियार आयात किए हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आयातक भारत है और सबसे बड़ा निर्यातक USA है। फिर है भारत द्वारा श्रीलंका आर्थिक संकट पर $1 अरब की श्रीलंका को आर्थिक सहायता दी गई है। नेक्स्ट है भारत जापान शिखर वार्ता। भारत जापान की ये 14वीं वार्षिक शिखर बैठक थी। जापान के PM हैं किशिदा फूमियो, ये अभी बने थे पीछे। इनकी ये इंडिया की पहली विजिट थी, पहली बार ये भारत आए हैं किशिदा फूमियो। और भारत जापान के राजनयिक संबंधों की अभी हाल क्या पूरे कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 70 वर्ष पूरे हुए हैं। 17वीं वर्षगांठ है ये और 14वीं वार्षिक बैठक थी। इस बैठक का आयोजन हुआ था 19-20 मार्च 2022 को। पिछली बैठक हुई थी 2018 में, उसके बाद कोविड की वजह से रद्द कर दी गई थी। और इस बैठक में मोदी द्वारा जो घोषित किया गया था 2019 में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI का स्वागत दोबारा से किया गया। और जापान ने भी कहा है कि हम 5 खरब जापानी येन अर्थात 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे भारत में अगले 5 वर्षों के दौरान। और भारत जापान के सहयोग में एक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। शीर्ष है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड
सबसे निम्न स्कोर है अफगानिस्तान का, फिर लेबनान का, जिम्बाब्वे का। तो टॉप है अफगानिस्तान जिसकी 146वीं रैंक है। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया की 3.77 स्कोर के साथ 136वां स्थान है। पिछले वर्षों के मुकाबले ये ठीक है, पिछले वर्ष तो 139 थी, अब की बार 136 है। हुरून ने जारी की वैश्विक अमीरों की सूची। तो सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक है। इनकी संपत्ति 205 अरब डॉलर। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के हैं मुकेश अंबानी, इस सूची में 9वीं पोजीशन पर। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है एलन मस्क के बाद, अमेजन कंपनी के मालिक। तीसरे है बर्नार्ड अर्नोल्ट। आमतौर पर पहला पूछा जाता है एलन मस्क या फिर भारत का मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी जो है वो दुनिया के सर्वाधिक तेज़ धन अर्जित करने वाले व्यक्ति है। दुनिया के सबसे तेज़ गति से इन वर्षों में धन एकत्रित करने वाले हैं गौतम अडानी। ये हुरून रिपोर्ट है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 21 मार्च 2022 को। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। और ये जो हुआ था, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है एफटीए पर। एफटीए में एक ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है और ये ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों आने वाले वर्षों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ेंगे। और बहुत सी वस्तुओं पर उन्होंने जो है अपने शुल्क शून्य कर दिए हैं। और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत पहला ऐसा समझौता किया है जो एशिया के बाहर किया है। इसके अलावा भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी हो रखे हैं वो एशिया के देशों के साथ हो रखे हैं, चाहे जापान ले लो या अन्य देश ले लो। तो इन एशिया के देशों में तो भारत फ्री ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भारत की बढ़ती आर्थिक पावर है कि उसने अब ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। हालांकि इस ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी, एग्रीकल्चर जैसे कुछ प्रोजेक्टों को बाहर भी रखा गया है। तो ये ध्यान रखना। वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था ये, और ये प्रथम 2020 में हुआ था जून में, और सेकंड अब हुआ है मार्च में। तो वर्चुअल हुआ था पहला 2020 में, और 2022 में अब दूसरा हुआ है मार्च में, 21 मार्च को हुआ था। फिर है नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उसकी नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उनमें बाढ़ व सूखा आ जाएगा अगर दुनिया का तापमान जो है 1 से 4 डिग्री बढ़ता है तो। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना इतना ही कि जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी के अभी हाल ही में 28 फरवरी को रिपोर्ट आई है। फिर है डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो जारी की जाती है स्वीडन की संस्था वीडेम द्वारा। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की कोई संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है ऑटोक्राइटाइजेशन चेंजिंग नेचर। और 15 देशों में इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में कि 15 देशों में लोकतंत्रीकरण की लहर चल रही है। 32 देश तानाशाही के अधीन हैं। और इन्होंने लोकतंत्र को 4 प्रकार में बांटा है: उदार लोकतंत्र, चुनावी तानाशाही, सैवर्त तानाशाही। और भारत को जो रखा है इन्होंने चुनावी तानाशाही में रखा है। और इसके जो इंडेक्स है उसको कहा जाता है LDI, लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। और 169 देशों को इसमें शामिल किया है और भारत का स्थान रखा है 93वां। हालांकि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनका स्थान अच्छा है इसमें। नेपाल का 71वां है, जैसे श्रीलंका का 88 है, पाकिस्तान का खराब है 117, बांग्लादेश का 146, म्यांमार का 156, चीन का 172। तो ये भारत के लिए चिंताजनक रिपोर्ट ही है वैसे तो। फिर है महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर की राजधानी एटानानारिवो में। और ये एक श्रृंखला का हिस्सा थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद, तो उसी कड़ी में मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल चौराहा उस पर प्रतिमा लगाई गई होगी। 16 मार्च 2022 को उद्घाटन किया गया था इसका। फिर है AN 225 मरिया, ये विश्व का सबसे बड़ा विमान था जो यूक्रेन में नष्ट हो गया था रूस के हमले के कारण। फिर है 15 मार्च को UN द्वारा घोषित किया गया है इस्लामोफोबिया डे। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके। अब हम करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं।
यूपी में 403 सीट पर, उत्तराखंड में 70 सीट पर, पंजाब में 117 सीटों पर, मणिपुर में 60 सीटों पर और गोवा में 40 सीटों पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी में। यूपी में 18वीं विधानसभा की 403 सीटें थी। 35 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि दूसरी बार कोई लगातार बहुमत से चुनाव जीती है कोई पार्टी, और दूसरी बार लगातार कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है 35 सालों में। तो बीजेपी ने यहाँ 255 सीटें जीती है, ये हमें याद रखना है। हालांकि इसके गठबंधन सहित सीटें थी 273। समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी उसने 111, अपना दल 12, राष्ट्रीय लोकदल ने 8। राष्ट्रीय लोकदल 1977 में बहुत बड़ी पार्टी थी ये। बीएसपी 1, बसपा या बीएसपी बहुत कठिन हालात में है। फिर है यहाँ दोबारा सीएम चुने गए हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 25 मार्च को शपथ ली, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि ये चुनाव हार गए थे। दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। तो 2 उप मुख्यमंत्री, ये हमें ध्यान रखना है। कैबिनेट में 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। कुल कैबिनेट में 18 कैबिनेट है, 14 स्वतंत्र प्रभार है, 20 राज्य मंत्री रखे गए हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट राज्य की बात करें तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। 70 सीटें थी यहाँ पर। 14 फरवरी को मतदान आयोजित किए गए थे। बीजेपी ने यहाँ 47 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 19, बसपा ने 2। यूपी में जहाँ बसपा पार्टी अपने क्षेत्र में, यहाँ उत्तराखंड में इसने 2 सीटें जीत ली और अपने प्रदेश में 1 ही। निर्दलीय थे 2। सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, दोबारा से इनको ही सीएम बनाया गया। अभी हाल ही में तो ये सीएम बने थे 2-3 महीनों के लिए, और हालांकि ये भी सीएम जो थे वो खाटिमा सीट जो थी इनकी, वो वहाँ से चुनाव हार गए थे। फिर हम बात करें पंजाब की। पंजाब में 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए 117 सीटों पर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है। 92 सीट है इसकी, कांग्रेस ने 18, बाकियों को 1-1, 2-2, अकाली दल 3 पे सिमट गई, बीजेपी 2 पे, बसपा यहाँ 1, निर्दलीय 1, टोटल 117। और यहाँ के सीएम बने हैं भगवंत मान, जो 17वें सीएम बने हैं व्यक्ति की दृष्टि से। अगर हम कार्यकालों की दृष्टि से देखें तो ये 25वें सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। फिर अगर हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर में 13वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। 60 सीटें थी, 2 चरणों में मतदान हुए, 27 फरवरी और 3 मार्च को। बीजेपी ने यहाँ 32 सीटें जीती, 7 में से 32 सीटें बीजेपी, एनपीपी ने जीती 7 और जनता दल यूनाइटेड ने जीती 6। नागा पीपुल्स फ्रंट ने 5, कांग्रेस ने 5 और कुकी पीपुल्स ने 2, निर्दलीय 3। इस प्रकार 60 सीटें। तो अर्थात बीजेपी ने बहुमत जीत लिया। बीजेपी 32 सीट पर जीती। यहाँ पर राज्यपाल था एल गणेशन और सीएम है एन वीरेन सिंह। 25 मार्च को इन्होंने शपथ ली। फिर अगर हम बात करें 5वें स्टेट की, तो 5वां स्टेट है गोवा। यहाँ पर 8वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। 14 फरवरी 2022 को चुनाव हुए। बीजेपी ने यहाँ 20 सीटें जीती। राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के सीएम बनाए गए प्रमोद सावंत, जिन्होंने 21 मार्च को शपथ ली। अब अगर हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। यूपी 7 चरणों में मतदान हुए थे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। सीएम बने योगी। सीटें 403। विधानसभा कौन सी बनी हुई 18वीं। बीजेपी ने 255 सीटें जीती। उत्तराखंड ने 14 फरवरी को मतदान हुआ। गवर्नर है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। सीटें 70। 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने यहाँ पर 47 सीटें जीती और उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। फिर पंजाब की बात करें तो पंजाब में राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। सीएम है भगवंत मान। सीटें हैं 92 और 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। आपने यहाँ पर सरकार बनाई 92 सीट जीतकर। मणिपुर यहाँ 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव हुए। एल गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। सीएम है एन बीरेन सिंह। सीटें 60 थी। 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी 32 सीट जीत गई। गोवा में 14 फरवरी को चुनाव हुए। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम। सीटें 40। विधानसभा 8वीं और बीजेपी ने यहाँ पर 20 सीटें जीती। तो ये थे 500 राज्यों में चुनाव की महत्वपूर्ण बातें। फिर देखिए मातृ मृत्यु दर का आकलन हाल ही में किया गया, जिसमें केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर में विशेष बुलेटिन मार्च 2022 में सरकार की ओर से जारी किया गया था। मातृ मृत्यु दर में सरकार ने कहा है कि भी हाल ही में 10 अंकों की गिरावट देखी गई है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में मातृ दर की, तो वहाँ पर लक्ष्य रखा गया 100
प्रति लाख जीवित जन्म अर्थात 1 लाख पर 100 का 2020 तक लक्ष्य प्राप्त करना है कि इससे कम मृत्यु होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मृत्यु नहीं होनी चाहिए एक तरह से। फिर अगर SDG लक्ष्य की बात करें तो 70 लाख पे है जीवित जन्म और 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत में अभी तक 2017-19 में अगर हम देखें तो 103 पर लाख है, अर्थात ज़्यादा है। इस मृत्यु दर को कम करना होगा, 103 से नीचे लाना होगा। जहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कहती है 100 पर लाओ और SDG लक्ष्य कहते हैं 70 पर लाओ, तो 2030 तक हमें 70 पर लाना होगा। और इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं भी चला रही है। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 से चल रहा है, PM मातृ वंदना योजना 2017 में, पोषण अभियान चल रहा है 2018 में, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अर्थात सुमन योजना चल रही है 2019 में, जननी शिशु सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 से चल रही है। तो ये कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कार्बन तटस्थता रोडमैप जारी करने वाला पहला शहर बना है मुंबई, 13 मार्च 2022 को जारी किया गया। इसका लक्ष्य है 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक सरकार ने बनाया है, 14 मार्च 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। US की फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, 77% लोगों ने ये राय दी है। फिर डाउन टू अर्थ नामक एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, इसके साथ मिलकर, जिसका नाम है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2022। इसमें कहा है कि SDG लक्ष्यों में भारत जो है वो 120वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर है वो 66 सही 1/100। 17 लक्ष्य SDG के 2015 में इन्हें घोषित किया गया। इस रिपोर्ट में केरल पहले स्थान पर है SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में और निम्न स्थान पर है झारखंड। नेक्स्ट है बायोमेडिकल नवाचार व उद्यमिता पर ICMR और DHR नीति का शुभारंभ किया गया 24 फरवरी को। किसके द्वारा? मनसुख मांडविया, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की गई है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन की 5000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ, और इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी 2021-22 में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने WHO द्वारा जामनगर में जामनगर में क्या है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। एक सेंटर बनाया है ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है और ये घोषणा की थी 9 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। इस रिपोर्ट में स्कॉच रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया स्टार्स लिस्ट में, और वहीं कैचिंग अप की लिस्ट में राजस्थान है। नेक्स्ट राजस्थान कैचिंग अप्स की लिस्ट में है, ये ध्यान रखना है। फिर है U-DICE+ की रिपोर्ट। U-DICE+ जो जारी किया गया था, बनाया गया था 2018-19 में। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें ये है कि कुल नामांकन हुआ 25.38 करोड़ बच्चों का, और सकल नामांकन अनुपात अगर हम देखें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2019-20 में जहां 89.7 था, वहीं 2020-21 में ये हो गया 92.2, अर्थात बढ़ गया है। फिर अगर प्राथमिक की बात करें तो 97.8 था, जो बढ़कर 99.1 हो गया। ये तो पहले की रिपोर्ट के डाटा है, ये जो पहले की रिपोर्ट के डाटा है, ये नई रिपोर्ट के डाटा है। फिर माध्यमिक में 77.9 था, जो बढ़कर 69.8 हो गया। उच्चतर माध्यमिक में 51.84 था, जो बढ़कर 53.8 हो गया। अगर हम इसी रिपोर्ट में बात करें, लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, 11.8 लाख लड़कियों ने नामांकन करा। इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों की तो जो पहले 2.6% थे, वो अब बढ़कर 3.36% हो गए। बिजली वाले विद्यालयों की बात करें तो 84% बढ़ोतरी हुई है, 84% हो गए हैं। बालिका शौचालय 93.91% विद्यालयों में बालिका शौचालय पाए जाते हैं। तो ये रिपोर्ट अच्छी ही है वैसे, होने वाले शिक्षा में होने वाले सुधारों के दृष्टिकोण से देखे जाता है तो। और वहीं हम छात्र और शिक्षक अनुपात की बात करें तो प्राथमिक में है 26, अर्थात 26 बच्चों पर एक शिक्षक। उच्च प्राथमिक में है 19, माध्यमिक में है 18 और उच्च माध्यमिक में 26। तो ये U-DICE+ की रिपोर्ट थी, जो 2020-21 की रिपोर्ट है। फिर अगर हम बात करें, भारत के 6 हवाई अड्डों को ASQ अर्थात एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ है। 4 मिलियन से अधिक श्रेणी वालों में तो मुंबई और नई दिल्ली हवाई अड्डों को,
और 15 से 25 मिलियन यात्री भार वालों में हैदराबाद को, और 5 से 15 मिलियन यात्री भार वालों में कोचीन और अहमदाबाद को, 2 से 5 मिलियन यात्री भार वालों में चंडीगढ़ को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो दोबारा बोल देता हूँ, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोचीन अड्डा, अहमदाबाद और चंडीगढ़, ये 6 हवाई अड्डे हैं जिनको ASQ अवार्ड प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करें नीवा अर्थात नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। और यहीं मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितना भी क्रोनोलॉजी की अप्रैल माह की पत्रिका में आया करंट है, उसका आधे से ज़्यादा मैं प्रतिदिन अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ न्यूज़पेपर की कटिंग्स ग्रुप में, और वही आगे चलकर करंट जीके बनता है। तो अगर हम उन न्यूज़पेपर्स की कटिंग को डेली देख लेते हैं एक बार थोड़ी सरसरी नज़र से, तो मेरा ये मानना है कि हमारी क्रोनोलॉजी मासिक जो हम पढ़ते हैं वो याद भी हमारे आराम से हो जाएगी। तो डेली हमें 5 या 10 मिनट लगते हैं, तो डेली अगर हम करंट जीके देखते रहेंगे तो हमारा करंट जीके आसानी से पूर्ण भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें आरोग्यम वनम की, क्या है ये राष्ट्रपति भवन में 6.6 एकड़ में योग मुद्रा में मनुष्य आकार का विकसित औषधि वन है, जिसका उद्घाटन 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डोगरा रेजिमेंट, 20वीं व 21वीं डोगरा रेजिमेंट की जो बटालियनें थी, इनको राष्ट्रपति प्रदत्त ध्वज से सम्मानित किया है थल सेनाध्यक्ष नरवणे ने। फिर है भारतीय मानक ब्यूरो BIS, जिसकी BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। इसने IIT रुड़की में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की है। स्थापना के लिए समझौता किया है IIT रुड़की के साथ, ये चेयर IIT रुड़की में स्थापित होगी। फिर है केलवास, केलवास क्या है? सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडी, ये भारतीय सेना का थिंक टैंक है। यहाँ का दौरा किया था हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख ने। फिर है इंद्रियाणी मेडिसिटी, ऊना के निकट मेडिकल सिटी बन रही है इंद्रियाणी मेडिसिटी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। फिर है आर्ट पार्क, आर्ट पार्क की स्थापना बेंगलुरु में की गई है 14 मार्च को। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क होगा ये। इसकी स्थापना IISc बेंगलुरु द्वारा और कर्नाटक सरकार द्वारा और राज्य केंद्र सरकार द्वारा, तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। फिर है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिवंगत CDS विपिन रावत की स्मृति में स्थापित हो रहा है सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस। पहला ड्रोन स्कूल स्थापित हो रहा है ग्वालियर में। 12 से 14 वर्ष की कोविड टीकाकरण स्टार्ट हुआ 16 मार्च को। हाल ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। अब ये अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक संचालित रहेगी। पहले इसका कार्यकाल शायद अप्रैल में जो है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी है 6 महीने। अब अगर हम बात करें अंतरिक्ष की, तो इसरो द्वारा नए रॉकेट SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया गया है 15 अगस्त। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। देखो एक नया रॉकेट बन रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम इसरो की सैटेलाइट की बात करें, SLV, PSLV, ये सैटेलाइट है, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चर है सॉरी। लेकिन अब एक नया रॉकेट लॉन्चर जिसका परीक्षण किया जाए वो है SSLV। फिर हम बात करें चीन की, तो चीन द्वारा 22 उपग्रह लॉन्च किए गए हाल ही में अपने रॉकेट लॉन्चर लॉन्ग मार्च 8 द्वारा। तो हमें ये दिमाग में ये याद रखना है कि ये किसका रॉकेट है, ये किसका ये कौन सा सैटेलाइट है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो 22 उपग्रह लॉन्च किए हैं, पहली बार एक साथ 22 को भेजा है चीन ने, हालांकि भारत 102 भेज चुका है एक साथ, ठीक है। नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह की श्रृंखला में तीसरा जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट से 1 मार्च 2022 को। ईरान का ने अभी हाल ही में लॉन्च किया सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है ईरान ने। फिर अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया 17 मार्च 2022 को। ICGS सक्षम, ये एक समुद्री गश्तीपोत है, गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। इसका गोवा में कमीशन किया गया 16 मार्च 2022 को।
DRDO द्वारा पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जो सैन्य संचार सुरक्षा हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। फिर भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा NG। इसका भी परीक्षण किया गया समुद्र में, जो उड़कर समुद्र में उतरते हैं, ठीक है, वो ट्रेनर जहाज़ है ये, तो उसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल माह का करंट जीके, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। और मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप करंट जीके में न्यूज़पेपर की कटिंग से ही अपना बहुत सारा करंट जीके बना सकते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप छोटी सी इसको शेयर भी कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।